हेलो प्यारे बच्चों, मैं महेंद्र आप सभी का जीएस विद महेंद्र में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, अभी तक हमने जीएस के 5 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हमारा जीएस का पार्ट 6 है। देखो, अभिलेखों के विषय में मैं कुछ बहुत आपको बता चुका हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य बता चुका हूं। अब कुछ ऐसे अभिलेख हैं जिसमें से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि किस अभिलेख का संबंध किस शासक से है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखो, एक तरफ मैंने लिखा हुआ है अभिलेख और एक तरफ लिखा हुआ है शासक का नाम। डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए हैं, एसएससी हो या आरओ हो या यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो। बहुत सारे एग्जाम्स में आप प्रीवियस पेपर देखेंगे या गूगल पे डाल के देखेंगे तो तुरंत आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एसएससी जीडी के लिए जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। हाथी प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किससे है? तो प्यारे बच्चों, हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध है कलिंग राज खारवेल से। कलिंग राज खारवेल से। अब कलिंग जो है प्यारे बच्चों उड़ीसा का प्राचीन नाम है। जो कलिंग युद्ध हुआ था, अशोक ने आक्रमण किया था, तो वही उड़ीसा का ही प्राचीन नाम है। वहां के राजा कौन थे? कलिंग राज खारवेल से। हाथी गुम्फा अभिलेख। फिर जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्र दामन से। किससे संबंधित प्यारे बच्चों? रुद्र दामन से। फिर अगला है नासिक अभिलेख, गौतमी बलश्री से संबंधित है। किससे संबंधित है प्यारे बच्चों? गौतमी बलश्री से संबंधित है। अब आपको बता दूं, इस अभिलेख से, नासिक अभिलेख से आंध्र सातवाहन वंश के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रयाग स्तंभ लेख। ठीक है, यह है समुद्रगुप्त से संबंधित, जो कि गुप्त वंश का राजा था ये प्यारे बच्चों। अगला है एहोल अभिलेख। इसका संबंध किससे है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है प्यारे बच्चों। दक्षिण भारत का एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था। इसने हर्षवर्धन को पराजित किया था प्यारे बच्चों। इस अभिलेख में यह चीज लिखा गया है कि पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के मध्य के युद्ध का वर्णन है, और इसमें लिखा गया है कि पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। हर्षवर्धन कह सकते हो आपकी प्राचीन भारत का एक अंतिम जो है प्रतापी राजा था। अभी उसके विषय में हम आगे करके पढ़ेंगे। फिर आगे चलते हैं मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख प्यारे बच्चों मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों कि मंदसौर अभिलेख किस राजा से संबंधित है? तो मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। आप सभी लोग नोट्स जरूर बनाइएगा। अगला है ग्वालियर अभिलेख। ये प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित, यानी कि प्रतिहार वंश है ये, और राजा कौन थे? भोज थे। ठीक है प्यारे बच्चों, ग्वालियर जो कि एमपी में ही पड़ता है। अगला है हमारा भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख ये भी किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से। देखो, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से है और भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से, दोनों ही गुप्त वंश से संबंधित है प्यारे बच्चों। अगला है देवपाड़ा अभिलेख, जो कि बंगाल के शासक विजय सेन से संबंधित है प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। एक नोट है, देखो, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, उत्तर भारत के मंदिरों की जो कला शैली है, देखो क्या होता है, दक्षिण भारत यानी जैसे आप तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के जो मंदिर है वहां की जो संरचना है वो अलग है, और हमारा जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यानी कि जो राजस्थान हो गया, यहाँ के मंदिरों की कुछ अलग प्रकार की मंदिर की रचना है। एक्चुअली में कह सकते हो कि हमारे यहाँ के जो मंदिर होते हैं उनमें क्या होता है, ये ऊपर ऐसे बना होता है, ऐसे। ठीक है, और जो दक्षिण भारत के मंदिर होते हैं वो क्या होते हैं? चौकोर होते हैं। उनमें जो ये मेहराब बनते हैं प्यारे बच्चों, ये कैसे बनते हैं? चौकोर होते हैं। और हमारे यहाँ के जो मंदिर होते हैं दक्षिण उत्तर भारत के, वो कैसे होते हैं? ये जिसको गांव में सेवल्ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेवल्ला बोलते हैं।
तो ये इस टाइप, ये उत्तर भारत, ये दक्षिण भारत के मंदिर, तो इसी को कला में विभाजित किया गया है। तो जो उत्तर भारत के मंदिर हैं वो किस शैली में निर्मित हैं? वो नागर शैली में निर्मित है। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली कैसी है? द्रविड़ शैली है। ठीक है, द्रविड़ों को ही भारत का मूल निवासी भी कहा जाता है। ठीक है, अब उत्तर भारत यानी कि नागर शैली और द्रविड़ शैली के जो मिश्रित रूप है नागर शैली और द्रविड़ शैली का जो मिश्रित रूप है उसको प्यारे बच्चों कहा जाता है वेसर शैली। अभी हम मंदिर निर्माण कला में हम ये पढ़ेंगे। अब देखो एक शब्द है पंचायतन। क्या है बच्चों? पंचायतन। ये मंदिर रचना शैली से संबंधित है। अब पंचायतन उस मंदिर को कहा जाता था प्यारे बच्चों, पहली चीज तो याद रखिए, पंचायतन शब्द किससे संबंधित है? मंदिर रचना से शैली से संबंधित है। मंदिर रचना शैली से, मंदिर रचना कला से संबंधित है। एक्चुअली में होता ऐसा था कि आप लोग अपने आसपास के कहीं कुछ मंदिर में, जो प्रसिद्ध मंदिर हुए होंगे, वहां गए होंगे तो देखा होगा कि बीच में एक मेन मंदिर होता था, मुख्य मंदिर, और उसके चारों ओर क्या होते हैं? छोटे छोटे मंदिर देवी देवताओं के बना दिए जाते हैं। ठीक है, तो उससे ही क्या कहा जाता है? पंचायतन शैली कहा जाता है। यानी जब एक मुख्य मंदिर हो और उसके चारों ओर क्या हो? छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण किया जाए, देवी देवताएं उसमें बैठा दिए जाएं, देवी देवताओं की मूर्तियां बना दी जाएं, तो वो शैली क्या होती है? पंचायतन मंदिर शैली कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे लखनऊ के पास एक प्रसिद्ध मंदिर भगवान शिव का है, जैसे कि भवरेश्वर का मंदिर, वो इसी शैली पर निर्मित है। ठीक है, अब पंचायतन मंदिर के कुछ उदाहरण है, देखो जैसे जो प्रसिद्ध है बेटा, तो वो कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है प्यारे बच्चों। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में स्थित है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। और दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश झांसी में स्थित है। डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है कि दशावतार मंदिर कहां पर स्थित है? तो देवगढ़ झांसी में स्थित है प्यारे बच्चों। फिर अगला है गोंडेश्वर मंदिर, कहां पर स्थित है प्यारे बच्चों? महाराष्ट्र में स्थित है। ये सभी क्या है? पंचायतन शैली पर आधारित मंदिर है। मैंने बता दिया कि पंचायतन क्या होता है? मंदिर रचना शैली है। जब कोई मंदिर पंचायतन कहा जाएगा जिसके जब उसके चारों ओर छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं बच्चों प्रागैतिहासिक काल। इतिहास को बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? जब मानव के विषय में कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त ही नहीं था, तो उसे कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल, लिखित साक्ष्य तो थे बच्चों, परंतु उनको पढ़ा नहीं जा सकता। उनकी लिपि ऐसी थी, क्लिष्ट थी, ऐसी कठिन है कि जिसको पढ़ा नहीं जा, आज तक लोगों को समझ नहीं आया। जैसे कह सकते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि है, अभी तक लोग उसको पढ़ नहीं पाए, तो वो क्या है? एक तरह से आद्य ऐतिहासिक काल है। और प्रागैतिहासिक में नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ये सब आ जाएंगे। अब इतिहास जिसमें से लिखित रूप से साक्ष्य मनुष्य का प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं या ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब एक और प्रश्न पूछा जाता है कि ज्ञानी मानव, जिसका वैज्ञानिक नाम आप लोग सभी जानते होंगे, होमो सैपियंस, का पृथ्वी पर उद्भव कब हुआ? तो वो जो हुआ है आज से 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व। आज से लगभग वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व प्रश्न आज पूछा गया है। ठीक है, हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट यहां से प्रश्न बनते हैं। अब अगला प्रश्न है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पूरा पाषाण काल में हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले जो आदि मानव थे जंगलों में रहते थे, कच्चा मांस, कच्चे जो भी अनाज है उनको खाते थे, मगर फिर उसके बाद उनको किसी तरह से आग में वो चीज गिर गई, उसको उन्हें अच्छा लगा, तो उसी तरह से मतलब कि पत्थरों को रगड़ा उन्होंने, तो पत्थरों को जब रगड़ा उन्होंने तो क्या हुआ? आग की उत्पत्ति हुई और उसमें वो लोग पका के खाने लगे। ठीक है, फिर है पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार कैसे हुआ? नवपाषाण काल। जो पहला पहिया था, प्रश्न ये भी हो सकता है
कि जो पहला पहिया बना था नौपाषाण काल में कैसा था, तो लठ के आकार का, यानी कि लंबा होता था, लंबा था, ये इसकी लंबाई ज्यादा होती थी। ठीक है, ये लंबाई क्या होती थी, ज्यादा होती थी। फिर मनुष्य द्वारा प्रयोग प्रथम धातु कौन सी थी बच्चों, तो वो थी तांबा। ठीक है, अब मनुष्य द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कौन था, तो वो था बच्चों कुल्हाड़ी। क्या था, कुल्हाड़ी, जो कि अतिरम पक्कम स्थान से मिला। ठीक है, अगला है कृषि का आविष्कार, यानी मनुष्य ने कृषि करना कब सीखा, तो वो है प्यारे बच्चों नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, तो ये इतने सारे आपके महत्वपूर्ण फैक्ट हो गए। ये मान लीजिए आपको 1 घंटे का मैटर मैंने दे दिया, आपको नोट्स बनाएंगे, उसको रिवाइज करेंगे, आपको जो है इतना पर्याप्त हो गया। अब इसी तरह से मैं अगली क्लास लेके आऊंगा जीएस पार्ट 7। आप सभी के लिए एक चीज और मैं बता दूं कि अब मैं बीच बीच में कुछ मोटिवेशन वीडियोस भी डाला करूंगा साथियों, जिनसे मुझे मतलब कुछ ऐसी सीख है मेरे जीवन में जिनसे मुझे भी कुछ सीखने को मिला है, तो उन्हीं सब चीजों को मैं आप लोगों को भी शेयर करूंगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, आप लोगों को भी सही दिशा प्राप्त हो सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल से मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।